हेलो वेलकम वंस अगेन। तो जो अपनी सीरीज चलाई है स्नीक पीक इनटू एनटीएस माइंड, तो स्नीक पीक का मतलब समझते हैं ना आप। एनटीए का जो दिमाग है उसमें घुस के देखना कि वो कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं फिजिक्स के लिए। तो हम लोगों ने जो नई सीरीज चलाई है इसमें आज पेपर नंबर 11 में डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कल तो पेपर नंबर 1 था, सीधे 11 कैसे आ गया। तो मैंने गौर किया कि एनटीए का जो टेस्ट पेपर है वो काफी पहले से ही आ रहे हैं, तो शायद आपने शुरू के पेपर्स तो सॉल्व कर लिए होंगे। जो फ्रेश पेपर्स आ रहे हैं तो मैं 11 से शुरू किया हूं, धीरे धीरे मैं पीछे वाले भी कवर कर लूंगा, डोंट वरी। लेकिन 11, 12, 13 आज से हम लोग ऐसा शुरू करेंगे ताकि आप लोग भी ट्रैक पे रहो। नहीं किया है तो यहां से शुरू करो, पीछे वाले भी अपन देख लेंगे, सब कुछ करवा के लेंगे अपन, डोंट वरी। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 11 पेपर का। पहला क्वेश्चन है आपका, देखना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आयनाइज करने के लिए 13.6 एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो होती है वो होगी 13.6 और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और ये जो आएगा आपका दिस विल बी z स्क्वायर, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z 1 है, ठीक है। तो n बराबर 1 ले लो, n बराबर 1 ले लो और n2 बराबर इंफिनिटी ले लो। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है 13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इन्होंने पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब पता है आपको क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 2। समझ में आ गई बात? तो n बराबर n1 की, यहां n1 1 डाला तो यहां पे 2 डाल दो, तो जो E2 आ जाएगा वो आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर मतलब 4। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.4 eV, 3.4 eV ये आपका आंसर होगा। तो आसान क्वेश्चन था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे चलते बेटा हम लोग। Which of the following curve represent the relation between particles momentum and associated de Broglie wavelength? बहुत आसान है। पार्टिकल का मोमेंटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पता है ना आपको? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या लिखी जाती है? लैम्डा बराबर h अपॉन पी, या फिर दूसरे शब्दों में h अपॉन √2m E, ठीक है। क्योंकि पी स्क्वायर जो होता है, पी स्क्वायर बाई 2m वो E के बराबर होता है। E एनर्जी है, तो एनर्जी कई बार आपको Q इंटू वी के फॉर्म में देगा। V जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ रही बात? पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है? या फिर कई बार आपको E जो है वो 3/2 kBT भी दे देगा, 3/2 kBT। ये थर्मल एनर्जी है, ये न्यूट्रॉन्स के केस में थर्मली एक्साइटेड। न्यूट्रॉन को अगर आपको एक्साइट करना है तो आपको थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्साइट का मतलब एनर्जी दे सकते हैं। तो यहां से देखना लैम्बडा जो है, लैम्बडा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? 1 अपॉन पी के। तो अगर ग्राफ बनाना है मुझे पी और लैम्बडा में ग्राफ बनाना है तो एक ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का कर्व आएगा आपका। तो डी आंसर आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको आप सेफली बोल सकते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब भी ऐसा इक्वेशन आ जाए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है पता है आपको? yx इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है यहाँ पे आपके पास। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्बडा इंटू पी बराबर कॉन्स्टेंट आ रहा है। समझ में आ रही बात? और उसकी वैल्यू भी अगर आपसे पूछे तो वो h होती है, ठीक है। देख लो ये रहा h, लैम्बडा इंटू पी, लैम्बडा इंटू पी की वैल्यू h के बराबर होती है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। The figure shows a disk of radius 3r from which a disk of radius r is cut as shown figure. The distance of the center of mass of the remaining object from the point O. तो कंडीशन देखना आपको कैसी दे रखी है। ये आ गया सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है, इधर कर रहा हूं। डिस्क है आपके पास, ये रही एक डिस्क, ठीक है। इसकी रेडियस 3r है बेटा, रेडियस इसकी 3r है। इसमें से आपने क्या किया है? कट पार्ट निकाल दिया है, ठीक है। कट पार्ट निकाल दिया आपने, ये रहा कट पार्ट जिसका रेडियस क्या है? r है। कट पार्ट निकाल दिया है, ये कट पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लो, इसकी सबसे पहले तो मास डेंसिटी मान लो। मास डेंसिटी अपने मर्जी से मान लो सिग्मा, ठीक है। मास डेंसिटी सिग्मा है तो इसकी माइनस सिग्मा मान लो, ठीक है। तो आपके पास तो कंडीशन ये हो गई कि एक आपके पास यहां पे डिस्क रखा हुआ है और एक यहां पे आपके पास ये सिग्मा मास डेंसिटी का डिस्क रखा हुआ है और एक आपके पास कट माइनस सिग्मा मास डेंसिटी का डिस्क रखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो हमको तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, तो XCOM वो लिखा जाएगा M1 इसका इंटू x1, इसका जो है सेंटर ऑफ मास तो 0 पे आएगा, तो 0 और प्लस M2 और इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा इस डिस्क का वो इतना, ये r है, ये 3r है, तो यहां से 2r डिस्टेंस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ले लो 2r और साथ में यहां पे नीचे आएगा M1 प्लस M2। अब बस आपको M1 M2 की वैल्यू चाहिए। अगर M1 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू 3r का स्क्वायर, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू एरिया, और M2 जो लिखा जाएगा M2 वो लिखा जाएगा माइनस सिग्मा, और डिस्क का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो इधर सॉल्व कर रहा हूं, आंसर आ जाएगा एक्स कितना आएगा आपके पास M1, ये तो जीरो हो गया, और माइनस, ये माइनस साइन आएगा ना क्योंकि यहां पे सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा और 2r और साथ में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और साथ में 2r, और नीचे लिखा जाएगा M1 कितना है सिग्मा इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर, और माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना ऊपर माइनस 2r, और नीचे कितना बचा 9 माइनस 1 मतलब 8, तो कितना आ जाएगा माइनस r डिवाइडेड बाय 4। दिस विल बी योर आंसर, माइनस r डिवाइडेड बाय 4। तो किधर शिफ्ट होगा, r डिवाइडेड बाय 4 पे शिफ्ट होगा। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा कहीं पे, इसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां कहीं शिफ्ट होगा, ये ओरिजिन ले लेते हैं तो यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस आएगी r/4 आएगी। आपसे डिस्टेंस पूछिए सिर्फ और सिर्फ, डिस्टेंस जनरली पॉजिटिव ही है इसलिए आप लोगों ने r/4 आंसर आ गया इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, आसान है, एक ब्लॉक दे रखा है आपको, 2m मास का ब्लॉक दे रखा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखना क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2m हैंगिंग फ्रॉम ए वर्टिकल मासलेस स्प्रिंग कांस्टेंट k is in equilibrium. Another block of mass m strikes the block A with velocity u and sticks to it as shown in figure. The magnitude of the acceleration of the combined system just after the collision. बहुत आसान है बेटा, इधर देखना, अभी जो है स्प्रिंग वो आपका 2m मास हैंग कर रखा है और इक्विलिब्रियम में, तो इधर लगेगा 2mg, ऊपर लगेगा kx। तो सबसे पहली बात तो kx बराबर 2mg, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो है ना मास के ऊपर, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट, एफ नेट जीरो। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का मतलब है, एफ नेट जीरो। चलो बच्चा देखा, अब आपके पास एक मास आया है इधर से, m मास आया है जिसकी स्पीड कितनी है, u स्पीड है, और वो ऊपर जाके से टकराया है, तो कोलिजन हुआ यहां पे। ठीक है, कोलिजन हुआ, और इन इलास्टिक कोलिजन है क्योंकि ये चिपक गया है, ये 2m और ये m, तो ये यहां पे इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन। तो आपसे क्या पूछा है ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो यहां पे एक चीज का ख्याल रखना, देखना जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, स्प्रिंग फोर्स, यहां पे एक बहुत ही बढ़िया चीज आई है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो नॉन इंपल्सिव होता है, मतलब इंपल्सिव मतलब इमीडिएटली चेंज आना, इमीडिएटली, लेकिन स्प्रिंग बेचारा थोड़ा अपना स्लो है, स्लो लर्नर है, आपकी जैसे नहीं, स्लो लर्नर है, वो बोलता है अरे मेरे को तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो जैसे ही आके टकराया तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स इधर 3mg है, और ऊपर जो है वो अभी भी kx लगेगा, कितना लगेगा mg लगेगा, कितना लगेगा mg लगेगा, kx कितना, सॉरी 2mg, पहले mg था ना 2mg, तो एक्सेलरेशन जो सिस्टम का आ जाएगा वो कितना लिखेंगे, देख लो, नेट फोर्स 3mg नीचे 2mg ऊपर, तो नेट फोर्स हो जाएगा 3mg माइनस 2mg, और डिवाइड बाय नेट मास 2m प्लस m, तो ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय 3m, mg डिवाइड बाय 3m, तो आंसर आ जाएगा g/3। आपका सिस्टम का एक्सेलरेशन जो आएगा वो g/3 आ जाएगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। अभी कोलिजन के जस्ट आफ्टर है ये, मतलब जस्ट आफ्टर, उसके बाद चेंज हो जाएगा, इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। अरे स्प्रिंग कितना भी स्लो हो, कितना भी स्लो लर्नर हो, कभी ना कभी तो सीखेगा ना, आपकी जैसे आपको कितना भी स्लो समझ में आता हो, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा ना स्लो। अगर कपिल सर जैसा सिखाने वाला हो तो आएगा ही आएगा, अरे बोलो आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो यहां पे जस्ट आफ्टर कोलिजन है, कोलिजन के बहुत देर बाद क्या होगा पता नहीं, क्या होगा हमको नहीं पता, हमको तो जस्ट आफ्टर कोलिजन पूछा था, हमने जस्ट आफ्टर कोलिजन निकाल के दे दिया। कोलिजन के बाद ये कहीं पे भी जाए वी डोंट केयर, जैसे आपके साथ है ना, नीट तक आपका साथ है, नीट तक आपको बढ़िया मार्क्स, फिजिक्स आपको सिखा के रहूंगा। नीट होने के बाद जब आप डॉक्टर में चल जाओ, उसके बाद अगर इंटरेस्ट हो आपका फिजिक्स में तो पक्का सॉल्व करेंगे अपन, क्वेश्चन पूछते रहना मुझसे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद या फिर नीट मेडिकल कॉलेज जाने के बाद आप फिजिक्स को जिंदगी में कभी उठा के भी देखोगे, है ना, ज्यादा प्यार तो है नहीं आपको फिजिक्स से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्लॉक ए है, स्लाइड कर रहा है स्मूथ ट्रैक पे h हाइट से, ट्रैक स्मूथली जॉइंस ए कन्वेयर बेल्ट विच हैज बीइंग ड्रिवन बाय अ पुली ऑफ रेडियस r, पुली ऑफ रेडियस r, क्या बोल रहा है ये, the track smoothly joins a conveyor belt which is being driven by a pulley of radius r, the angular velocity omega of the pulley is such that block A does not slip on the belt, then the value of omega। देखो बहुत आसान है ये तो,
आप ये कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। रोटेशन का इस्तेमाल किया है, एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल किया है, दो कॉन्सेप्ट को मर्ज किया है। बढ़िया क्वेश्चन है, नाइस नाइस क्वेश्चन, ठीक है। नीट के हिसाब से काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखना, ये अपना एक इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ है, ये स्मूथ है मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाओगे, स्मूथ है मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स अगर होता तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग पाता, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड। क्यों अप्लाइड समझ लो, ये सारी पॉइंट्स आपको पता नहीं चलेंगे क्यों अप्लाइड, क्योंकि नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। कोई भी ऐसा फोर्स प्रेजेंट नहीं है जो नॉन कंजर्वेटिव है। समझ में आ गई बात? तो बस, तो सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के इसकी वेलोसिटी निकाल लो। ये h हाइट से है ना, तो यहां पे इसका मास m है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है? mgh। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? √2gh। कितनी आ जाएगी? √2gh, ठीक है, √2gh आ जाएगी। अब ये यहां पे एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, जिसको पुली घुमा रही है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट है, ओमेगा से घुमा रही है और रेडियस r है पुली की। तो इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इधर v है। तो v बराबर कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या होती है? कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग पता है ना तुमको क्या होती है? अरे रोटेशन पढ़ लियो अब तो। कितनी होती है? एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? r अल्फा के बराबर होना चाहिए, या फिर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? r ओमेगा के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे वेलोसिटी बराबर r इंटू ओमेगा। तो यहां से हमको पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? ए ब्लॉक देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो बस ये तो आ गया ओमेगा। ओमेगा कितना आ गया? v बाय आर, और v की वैल्यू कितनी है? √2gh। ये तो ऐसे ही हो जाता है यार, इसमें तो इतना रामायण करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे हो जाता है ये। तो ये तो था आपका पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है अपना? सिक्स क्वेश्चन बहुत आसान है, देखना सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा। सिक्स क्वेश्चन बोलेगा अपना कुछ कुछ तो बोलेगा। कॉपर रॉड, ए कॉपर रॉड इज फ्री टू मूव एंड रोटेट, इज ब्रॉट इन ए रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल अलाइन इटसेल्फ। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से इधर है एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। चलो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है? देन कॉपर रॉड फ्री टू मूव एंड रोटेट इज ब्रॉड, फ्री टू मूव एंड ब्रॉड। सो ये बोल रहा है कॉपर रॉड है, अच्छा कॉपर रॉड है ये आपकी, ये कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड, ठीक है, कॉपर रॉड। अब इसके ऊपर क्या होगा? देखो कॉपर रॉड है, कॉपर कौन सा मटेरियल होता है? मैंने आपको कल परसों जब हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक मटेरियल, तो डायामैग्नेटिक होता है ये। तो डायामैग्नेटिक मतलब रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से इसका रिपल्शन होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन होगा ना बेटा, तो उस केस में ये ऐसा हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना चाहेगा ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस m.b, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने की कोशिश करेगा ये, तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कोई है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एट ए लोकेशन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों? जहां पे वीकेस्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे वीकेस्ट होगा आपका, वहां पे जाके रुकेगा ना ये, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तो रह ही नहीं सकता ये, वीक मैग्नेटिक फील्ड में फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में सर्वाइव नहीं करेगा। तो दो बातें हैं, पहली बात तो परपेंडिकुलर टू द रॉड ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, दूसरा स्ट्रॉन्ग की जगह वीक फील्ड में जाके स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। 7, इन ए मैरिज हॉल देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 45 वॉट। एक शादी हो रही है, ठीक है, अरे शादी हो रही है, कपिल सर की तो हुई नहीं अभी तक, मुझे सुनाई दिया किसी ने तो बोला कपिल सर की शादी हो रही है, अभी तक तो नहीं हुई है, ठीक है, तुम्हारी दुआ रही तो हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक शादी चल रही है, शादी का फंक्शन चल रहा है, वहां पे 15 वोल्ट के 15 बल्ब है 45 वॉट के, ठीक है, 15 बल्ब है 45 वॉट के, 15 बल्ब है 100 वॉट के, थोड़े ज्यादा चमकीले बल्ब है, ठीक है। और उसके अलावा 15 स्मॉल फैन, पंखे भी तो चाहिए ना, अरे यार बाराती आएंगे तो उनको गर्मी लगेगी,
और 2 हीटर। कुछ लोगों को गर्मी भी लगती है ना, तो कुछ लोगों को गर्मी लगती है तो उसके लिए हीटर भी लगा रखे हैं, ठीक है। वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई इज 220 वोल्ट। मेन सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट है। तो बोल रहा है मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग इज। तो बहुत आसान है ये, तो टोटल पावर निकाल लो। टोटल पावर निकालना पड़ेगा आपको। तो देखना मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 45 तो 5 15 चुप 60 675 तो यही हो गया, प्लस 1500, ठीक है, प्लस 150 प्लस 2000, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 और 5 तो 5 आ जाएगा, फिर एक और 0, फिर 5, फिर 0, फिर 7, 5 और 7 2 12, फिर 1 और 1 2 और 2 और 7 7 और 6 13 और 1 और 1 2 और एक 3, ठीक है। 3325 जो है ये आपका ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, सॉरी 2 और 1 3 और 4 आएगा, 4325 वॉट। ये आपका टोटल पावर आ जाएगा, ठीक है। टोटल पावर आ गया तो आपको निकालना है फ्यूज कैपेसिटी। तो पावर जो होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो करंट आपका यहां से आ जाएगा पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। पावर है 4325 और सप्लाई कितने वोल्ट की दे रखी है हमको, 220 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है, 220 वोल्ट की। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो देख लो कितना आएगा ये 1। इसको अराउंड 400 लोगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास आ जाएगा ये। ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन में क्या क्या दे रखे, 20 15 10 25, तो नियर अबाउट 20 आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन आएगा इसका आंसर, 20 अबाउट आंसर आएगा। अगला द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन फिगर। बहुत आसान है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन, देखते जाओ। सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक 2 ओम एक रेजिस्टेंस है अपने पास यहाँ पे, और इसमें 2 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है, और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद 9 ओम का रेजिस्टेंस है, 9 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर उसके बाद एक 4 वोल्ट की बैटरी है, और फिर भी कुछ भी है आगे, 5 ओम का रेजिस्टेंस भी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इतना अपना सर्किट है, ये सर्किट दिख रहा है। अब यहां से चलो, सबसे पहले तो VA और ये VB आपको निकालना है। VA से चलते हैं हम लोग, VA से, सपोज VA, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -6 इंटू 12 ड्रॉप आएगा, तो -12 का ड्रॉप आएगा। यहां पे भी -12 का ड्रॉप आएगा, क्योंकि सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो, तो -12। यहां से यहां जाने पे वापस ड्रॉप आएगा, 9 इंटू 2 18 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। फिर यहां पे सेल सपोर्ट करेगा तो प्लस गेन आएगा, यहां पे वापस से ड्रॉप आएगा, -5 इंटू 2, और ये -10 का ड्रॉप आएगा, इधर +4 का गेन आएगा, ठीक है। और फाइनली कहां पहुंच जाओगे, VB पे पहुंच जाओगे। समझ में आ गई बात, तो इनको सॉल्व कर लो। VA माइनस VB को इधर ला रहा हूं और इन सबको उधर लेके जा रहा हूं, तो 6 इंटू 12 12 प्लस 12 24 और 18 42 में से 4 गए तो -38 और -10, तो मतलब 48 आंसर आ जाएगा इसका, 48 वोल्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो डी आंसर आ रहा है 48 वोल्ट। अगला चलते हैं, ए चार्ज कैपेसिटर 30 माइक्रोफैराड का चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो 30 माइक्रोफैराड का है और इंडक्टर 27 क्या है, मिली हेनरी। 30 माइक्रोफैराड और 27 मिली हेनरी, 30 माइक्रोफैराड और 27 मिली हेनरी। एलसी सर्किट है ये, एलसी सर्किट। बेटा क्या है ये, एलसी सर्किट। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, 9th नंबर का क्वेश्चन है बेटा। कौन से नंबर का, 9th नंबर का। तो आपके पास एक कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, और यहां पे आपके पास एक इंडक्टर है, ये सी है। इसका जो कैपेसिटेंस है वो 30 माइक्रोफैराड है और इसका जो इंडक्टेंस है वो 27 मिली हेनरी है। तो ये एलसी ऑसिलेशंस का सर्किट है, एलसी ऑसिलेशंस। तो आपको पता है ना, एलसी ऑसिलेशन में हाफ एल आई नॉट स्क्वायर वो किस में कन्वर्ट होता है आपका, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2C में। ये एनर्जी कंजर्वेशन चलता रहता है इनके बीच में, ठीक है। ये एक तरीके से ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन चलता रहता है। आपका जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, दैट कैन बी रिटन एज 1/√LC। तो 1/√L कितना है अपने पास, 27, और मिली कितना होता है 10⁻³ और उसके बाद अपने पास है 30, और माइक्रो कितना होता है 10⁻⁶। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा अपने पास √81 इंटू 10⁻⁻6 -9 और -8 आ जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁴। तो अपने पास आ जाएगा 10⁻⁴ डिवाइड बाय 9। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन है क्या, तो हाँ है ना ऐसा ऑप्शन। तो ये आ जाएगा अपने पास 0.11 इंटू 10⁻⁴।
या फिर दूसरे शब्दों में 1.1 इंटू 10⁻³ ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है ये? आई थिंक सी ऑप्शन आंसर है। हाँ, इन एन एसी सर्किट, वापस से एसी का क्वेश्चन आ गया। ये आपका एलसी सर्किट था, एलसी ऑसिलेशंस। तो एलसी ऑसिलेशंस में आपको कुछ बात बता देता हूं मैं। एक ग्राफ ऐसा बनता है, सपोज करो पहले कैपेसिटर आपका पूरा चार्ज है, तो यहां से एनर्जी का ग्राफ बता रहा हूं मैं। एनर्जी का ग्राफ बनता है ऐसे करके, और ये इंडक्टर ऐसे करके। ठीक है, तो एक ये वाला जो होता है ये T/4 होता है, ये T/2 होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये चलता रहता है। T/4 में आधी आधी एनर्जी बढ़ जाती है, T/2 में कैपेसिटर पूरा खाली हो जाएगा, इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा। ये एवरेज टोटल एनर्जी आ जाती है किसी भी पॉइंट पे। टोटल एनर्जी या तो ½LI0² लिख लो, या फिर Q0² /2C लिख लो, क्योंकि टोटल एनर्जी तो यही है। तो ये वाला जो ग्राफ है टोटल एनर्जी को दिखाता है, टोटल एनर्जी को दिखाता है ये वाला ग्राफ एलसी ऑसिलेशन में। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है कन्वर्जन की वो ये रहती है, इस फ्रीक्वेंसी से। Q का जो इक्वेशन लिखा जाएगा Q = Q0 sin ω/t टाइप का कर्व आता है। ठीक है, और वहां पे जो ओमेगा होता है वो हम लोगों ने निकाला 1/√LC होता है। चलो आगे बात करते हैं एसी सर्किट। एसी सर्किट अगला क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन था आपका। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10th क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा। 10th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा आपको? एसी सर्किट है, रेजिस्टेंस आर है कनेक्टेड इन सीरीज in an AC circuit series inductance L if the phase angle between voltage and the current is π/4 then the value of inductive resistance। बहुत आसान है ये तो। आपके पास एक एसी सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है। ठीक है, रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर L है, और यहां पे एक वोल्टेज है। ठीक है, तो फेज एंगल दिया हुआ है आपको। फेज एंगल बिटवीन I एंड V वो कितना है? π/4 है। फेज एंगल I एंड V कितना है आपके पास? π/4 दे रखा है। कितना दे रखा है? π/4 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? π/4 दे रखा है। तो आपको ये पता है कि करंट जो है वो कौन आगे चलता है? इंडक्टर में जो होता है करंट, सुन लो ध्यान से, वोल्टेज जो है वो आगे चलता है करंट से। ठीक है, 90 डिग्री का फेज होता है, वोल्टेज जो आगे चलता है करंट से। तो नेट जो आएगा ये VL है, ये VR है। तो ये वाला एंगल फाई जो दे रखा है अपन को, tan फाई कितना दे रखा है अपन को? जो भी दे रखा है XL/R लिखते हैं अपन। ठीक है, क्यों लिखते हैं tan फाई? क्योंकि VL/VR, चाहो तो ऐसे देख लो, VL/VR। VL कितना लिखते हैं? I × XL, और R कितना VR कितना लिखते हैं? I × R। I से I कट जाता है तो आता है XL/R। तो आपको tan फाई की वैल्यू 45, tan 45 कितना होता है? tan 45 1 होता है। तो XL/R, तो XL की वैल्यू कितनी आ गई? R के बराबर आ गई। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पे? सबसे पहली चीज तो XL = R आ गया, तो यही पूछा है, XL = R ही पूछा है। तो 10th क्वेश्चन हो गया आपका XL = R। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्किट दे रखा है 30, 60, 15, 30 और 80 माइक्रोफेरेड और 10 और अरे बाबा ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 30, 60 आपको एक सर्किट दे दिया, कैपेसिटिव सर्किट दे दिया है ना। कैपेसिटर है, व्हीटस्टोन जिस जैसा दिख रहा है। अब बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है वो भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11। आई थिंक इससे पहले मैं अपना कैमरा सेट नहीं, आई थिंक टाइम है अभी कैमरा सेट करने को, जब तक हम देखते हैं। 30, 60, 15, 30। तो 30 ये 30 माइक्रोफेरेड है, 30 माइक्रोफेरेड, और ये है 60 माइक्रोफेरेड, 60 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और इधर है 30 और इधर 15 और कितना है 15, 30, 80। इधर है 15 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड। इधर है 80 माइक्रोफेरेड, 80 और इधर है 15 और 30 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ऐसा करके। और नीचे एक बैटरी दे रखी है हमको, आई डोंट नो कितनी की है, 10 वोल्ट और 30 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट। और यहां पे एक और कैपेसिटर है 30 माइक्रोफेरेड। ये तो बहुत खतरनाक आसान सवाल है। सबसे पहले तो देखो क्या ये आपका ये फॉलो करता है इस चीज को, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को। तो देखना C1, C2, C3, C4। तो C1/C3 कितना है? 30/15 मतलब 2 है। C2/C4 कितना है? 60/30 मतलब 2 है। मतलब ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड WB। तो ये हटा दो, बीच वाला खत्म हो गया। ये दोनों किसमें है? सीरीज में। सीरीज में कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं? 1/C1। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो C1 C2 / C1 + C2। वैसे ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो इनका भी कितना आ जाएगा? 15 × 30 डिवाइडेड बाय 15 + 30 45। ठीक है, तो देख लो इधर कितना आता है।
ये हो गया आपका 15 दिया, 450 डिवाइडेड बाय 45, तो 10 माइक्रोफेरेड आ गया ये। और इनका कितना आ गया C1 C2, मतलब 30 इंटू 60, 30 इंटू 60 कितना होता है 1800, 1800 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो अब आपके पास जो सर्किट बन गया वो ये सर्किट बन गया, 1 2, ठीक है, इधर बैटरी इधर 3, तो ये हो गया आपके पास 20, ये हो गया आपके पास 10 और ये 30। तो ये सर्किट अब ये दोनों पैरेलल में है, तो ऐड होके 30 हो जाएंगे, तो 30 और नीचे आपके पास बैटरी और एक और 30 सीरीज में है, तो सीरीज में वापस से अपने क्या हो जाएंगे ये 30 मतलब 15, तो 15 माइक्रोफेरेड और डिवाइडेड बाय एक बैटरी कितने की 10 वोल्ट की। अब आपसे पूछा क्या है, द चार्ज ऑन द 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अरे तो टोटल, अरे गड़बड़ हो गई, टोटल चार्ज निकालना है हमको, तो टोटल चार्ज, ठीक है, तो मैं तो आपको सर्किट को रिड्यूस करके ले आया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा देख लो, CV पोटेंशियल 10, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर आएगा 150 माइक्रोफेरेड। समझ में आ रही बात, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा 150 माइक्रोफेरेड, 150 माइक्रोफेरेड इसके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अब आपको डिवाइड करना है ये टोटल चार्ज को डिवाइड करना है आपको कैपेसिटेंस के रेशियो में। देखो यहाँ पे जो चार्ज होता है इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज यहां आएगा, तो इसको आपको डिवाइड करना है, टोटल चार्ज को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस के रेशियो में। तो चार्ज जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है C के, तो यहां पे डिवाइड करना है आपको, तो आपको Q1 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाय 150, और Q2 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 150। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 से कट कर दो, 2 और ये 3 और इधर 50, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 100, तो 100 माइक्रोकुलाम। 100 माइक्रोकुलाम, इसके ऊपर 100 माइक्रोकुलाम आ जाएगा और इसके ऊपर 50 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ऐसे आपको डिवाइड करना है चार्ज। क्लियर है ये चीज। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, कैपेसिटर पे क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, 100 माइक्रोकुलाम आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट चार्ज ऑफ मास m चार्ज इज q is released from rest if there are no other force acting on the particle, then which of the following graph shows the dependence of the particle speed on the distance x traveled by। बहुत आसान है ये तो। अरे यार ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। देख लो, ये चार्ज है आपके पास, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 12th नंबर का क्वेश्चन है, 12th नंबर का। मैं एक बार कैमरा रिसेट कर देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। आपके पास चार्ज है Q, ये रहा Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो आपको फोर्स कितना लिखोगे QE, एक्सेलरेशन कितना लिखोगे QE बाय m। तो ये जो है ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो थर्ड इक्वेशन लग जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो जीरो है क्योंकि रेस्ट से छोड़ा है, तो v स्क्वायर बराबर 2as। तो अगर ध्यान से देखोगे तो पैराबोला ग्राफ है ये, पैराबोला। और कौन सा वाला पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 2ax जैसा ग्राफ है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा वाला ग्राफ आता है, लेकिन नेगेटिव तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन आएगा। क्लियर है, क्योंकि v स्क्वायर है, तो इसलिए ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन सही होगा इसका। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm। इफ वर्नियर स्केल हैज 20 डिवीजन देन विथ मैचेस विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट। बेटा बहुत आसान है ये तो, ये वर्नियर कैलिपर का है। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल दिया हुआ है, ये 13 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपके सामने, 13 क्वेश्चन। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल मतलब 1 MSD, मेन स्केल डिवीजन, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1 mm दे रखी है। ठीक है, 1 mm दे रखी है। अब आपसे बोल रहा है कि वर्नियर स्केल है 20 डिवीजन, तो 20 VSD वो 16 MSD के बराबर है। ठीक है, तो 1 VSD कितने के बराबर होगा, 16/20 के बराबर होगा, 16/20 MSD मतलब 4/5 MSD के बराबर होगा। और लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट होता है डिफरेंस किसका, 1 MSD और 1 VSD का डिफरेंस होता है। 1 MSD की वैल्यू 1 mm के बराबर है, माइनस 1 VSD ये रहा 4/5 इंटू 1 MSD। ठीक है, और वो 1 mm के बराबर है। तो यहां से देखना 1 mm कॉमन ले लो और ये आ जाएगा 1 माइनस 4/5, मतलब ये 1/5, तो 1/5 mm। दिस विल बी योर आंसर, 1/5 mm दे रखा है ऐसा। अच्छा, 1/5 को डिवाइड भी कर रखा है, तो 0.2 mm, बी ऑप्शन दे रखा है आपको। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, आसान क्वेश्चन था।
A body is projected up with velocity equals to √9g/8r, where m is the mass of earth and r is the radius of earth. The maximum distance it reaches from the center of the earth. बहुत आसान है। तो आपने एक 9gm डिवाइडेड बाय 8r से प्रोजेक्ट किया एक बॉडी को, कहां से? अर्थ के सरफेस से। अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किया है, ये खास बात ध्यान रखना, अर्थ के सरफेस से। तो ये आपका है 14th क्वेश्चन। ये रहा अपना अर्थ, ठीक है, ये रही अपनी बॉडी, आपने इसको प्रोजेक्ट किया। ये बॉडी ऑलरेडी r डिस्टेंस पे, आपने इसको प्रोजेक्ट किया है 9g M डिवाइड बाय 8r रूट ओवर। तो थोड़ी देर बाद मान लो यहां जाएगी, तो यहां जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमको तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, खत्म है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का एग्जांपल है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखा जाएगा यहां पे? -g कैपिटल M, मान लो इसका मास m मान लो, वैसे तो कट जाएगा, -g स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। काइनेटिक एनर्जी इसके पास स्पीड ये रही, हाफ इंटू स्मॉल m और v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9g कैपिटल M डिवाइड बाय 8r आएगा। और फाइनल जो होगा ना बेटा, फाइनल पोटेंशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां मान लो, यहां से यहां स्मॉल r या फिर कुछ स्मॉल r डिस्टेंस पे मान लो जाके हुआ है, तो कितना आ जाएगा? -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय स्मॉल r। g से g और कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m कट जाएगा, आएगा -1/r। ये हो जाएगा +9/16r बराबर ये हो जाएगा -1/r। हमको r की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर लो इसको, कितना आता है? एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो 16r, तो -16 + 9 इक्वल टू -1/r। तो देख लो ये कितना हो गया? -7 डिवाइडेड बाय 16r इक्वल टू -1/r। तो r की जो वैल्यू आ गई आपके पास, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16r डिवाइड बाय 7, दिस विल बी योर आंसर। देख लो अगर ऑप्शन में है क्या, 16r/7, बिल्कुल बी ऑप्शन है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, फटाफट। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ ऑफ r/2, एट द डेप्थ ऑफ r/2 बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। ये तो बहुत आसान सवाल है यार, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। डेप्थ पे जाना है आपको, कहां पे जाना है? डेप्थ पे जाना है। तो देखना बेटा, यहां पे डेप्थ पे जाने पे क्या होता है, अभी आपको पढ़ाया होगा ग्रेविटेशन में, या पढ़ा होगा आपने, देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सवाल है। 15, मान लो ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे जो g लिखा जाएगा, g0, वो लिखा जाएगा gm/R²। अगर मान लो आप h हाइट ऊपर गए तो कितना लिखा जाएगा? g' कितना लिखा जाएगा? gm/r+h का होल स्क्वायर, r+h का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? gm, इसको लिख सकते हैं r+h की पावर -2, इसमें से r बाहर ले लो, तो gm डिवाइड बाय r², और इधर बन जाएगा 1, इसको अंदर ले लो, 1 - 2h डिवाइड बाय r। तो ये जो है, अगर इफ h इज लेस देन, वेरी लेस देन r, और h इज लेस देन 5% ऑफ r, तो उस केस में ये अप्रोक्सीमेशन लग सकता है बाइनोमियल। तो ये तो है h हाइट पे, लेकिन अगर डेप्थ पे जाएंगे, डेप्थ पे, तो डेप्थ पे यही फॉर्मूला ये बन जाता है, g = g0 1 - d/r। तो बस खत्म हो गया आपको। तो g0 की वैल्यू तो g 1 - d, कितना अंदर गए हम लोग? r/2 गए, तो r/2 इंटू r से r कट गया, तो 1 - 1/2, तो g0 1 - 1/2, दैट विल बी g/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? g/2। क्लियर है? दूसरे शब्दों में अगर देखो तो आप अंदर अगर कहीं पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखोगे, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड लिखोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्चुअली स्मॉल g जो होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ही तो होता है, वो कितना लिखा जाएगा? gmx/r³। यहां से अगर x डिस्टेंस पे लिखोगे, तो ये अगर r/2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू r/2 डाल दो, तो यहां पे x की वैल्यू r/2 डालोगे तो gm r/2 और नीचे r³, तो एक r से एक r, तो 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा gm/2r²। और gm/r² जो होता है उसको ओरिजिनल सरफेस पे g0 बोलते हैं। तो यहां से भी आप देख सकते हो g0/2 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये भी सही है, ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है। डायरेक्ट फॉर्मुला लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मुला लगा लो, बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से चले जाओ, आंसर g/2 आएगा। अगला क्वेश्चन है स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो अभी अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास रेडिएशन पे, ठीक है, रेडिएशन पे आ गया। देखो यही फायदा है एनटीए के पेपर करने में, कैसे अपन जंप कर रहे हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रो, कैपेसिटर, रेडिएशन, और फिर अगला क्वेश्चन ऑप्टिक्स पे आ जाएगा, इलेक्ट्रो पे आ जाएगा, करंट पे आ जाएगा, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स पे आ जाएगा, वेव मैकेनिक्स पे आ जाएगा, एसएचएम पे आ जाएगा, एनएलएम पे आ जाएगा, रोटेशन पे आ जाएगा, सर्कुलर पे आ जाएगा, वर्क पर एनर्जी पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगा, किसी पे भी आ सकता है। तो यही फायदा है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्फेरिकल ब्लैक बॉडी। कौन से नंबर का क्वेश्चन है बेटा? 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या है? एक ब्लैक बॉडी है। कौन है बेटा? ब्लैक बॉडी, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है। कौन है बेटा?
ब्लैक बॉडी है, कौन है बेटा, ब्लैक बॉडी है, उसका रेडियस कितना दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, चलो उसने 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसने 50 रेडियस 450 वॉट पावर, तो पावर दे रखी है उसकी कितनी दे रखी है, पावर मतलब डीई बाई डी टी कितना दे रखा है वो 450 वॉट, 450 वॉट। टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर आपको शायद कुछ दे रखा है 500 केल्विन, 500 केल्विन, 500 केल्विन। तो आपसे क्या पूछा है, इफ द रेडियस इज हाफ्ड एंड द टेम्परेचर इज डबल देन द पावर डिसिपेटेड। तो बेटा ध्यान रखना, जो पावर होती है ना, पावर रेट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी, वो देखो क्या लिखी जाती है, सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4। तो ई होती है एमिसिविटी, एमिसिविटी, ठीक है, वो ब्लैक बॉडी के लिए ई ऑफ बीबी वो 1 होती है, ठीक है। बाकी ग्रे बॉडीज के लिए कुछ अलग होती है। सिग्मा है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है ये तो सबके लिए सेम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और एरिया ए जो है वो है एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है, सरफेस। अब यहां पे स्फेरिकल सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस, तो कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो पावर जो है वो प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और पावर जो है वो प्रोपोर्शनल है टी टू द पावर 4 के। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियस हाफ कर दिया, टेम्परेचर डबल कर दिया, तो पावर, तो पी डैश जो लिखा जाएगा, रेडियस हाफ कर दिया तो रेडियस, तो सिग्मा इंटू सिग्मा तो सेम रहेगा, रेडियस हाफ करने पे एरिया जो है वो 1/4 हो जाएगा, और टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया तो 2t की पावर 4 हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा a/4, और ये हो जाएगा 16t की पावर 4, तो ये 4, तो आ जाएगा 4 टाइम्स सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो ओरिजिनल पावर का 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 इंटू 450, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 1800 वाट आंसर आ जाएगा, 1800 वाट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, 1800 वाट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 था ये, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन वेरीज विद वॉल्यूम एज टी इज प्रोपोर्शनल टू वी टू पावर माइनस 3/4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टी इज प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर, टी इज प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर माइनस 3/4, यही बोला है। देन द वैल्यू ऑफ सीपी बाई सीवी, तो सीपी बाई सीवी पता है क्या होता है आपको, एडियाबैटिक है ना तो गैमा होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ना ये, एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन है या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, टी वी की पावर 3/4 बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होता है ना, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की निशानी है, अरे है या नहीं है, कितनी बार बोलो, है एडियाबैटिक प्रोसेस। चलो एडियाबैटिक प्रोसेस की निशानी है। अगर मैं यहां पे पी को लिख दूं क्या, एन आर टी डिवाइड बाई वी, ठीक है, ये रिप्लेस कर दूं यहां पे, तो देखो मेरे पास क्या बचेगा, एन आर टी और नीचे वी, और वी की पावर यहां पे है आपके पास 3/4, ठीक है, वी की पावर गैमा बराबर कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट। अगर मैं इसमें देखूं तो ये आ गया टी वी की पावर गैमा -1 बराबर कांस्टेंट। तो यहां से अगर ध्यान से देखो तो कंपेयर कर लो, गैमा -1 की वैल्यू 3/4 है, तो गैमा -1 बराबर 3/4, तो गैमा कितना आ गया 7/4। तो यही तो पूछा है आपसे, सीपी बाई सीवी गैमा ही तो पूछा है, तो 7/4 आंसर आ जाएगा। अगला 18 क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सीपी एंड सीवी ऑफ द डायटोमिक गैस। तो अगला क्वेश्चन है डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का गामा कितना होता है, डायटोमिक गैस का गामा बताओ, डायटोमिक गैस का गामा अगर निकालने को बोले, चलो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 18। तो ये क्वेश्चन है डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस, डायटोमिक। अच्छा, गामा जो लिखा जाता है वो 1+2 बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा जाता है। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, और कौन सी होती है, तीनों ट्रांसलेशनल होती है। कौन सी होती है, ट्रांसलेशनल होती है। डाया के लिए कितनी होती है, F 5 होती है, मतलब 5 मतलब 3+2, 3 तो ट्रांसलेशनल, 2 कौन सी होती है, रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल। और यहां पे ट्रायाटोमिक लीनियर, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, 3+3, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग 3+3 होती है, वाइब्रेशनल भी आती है उसमें, मतलब 3+2+1 आती है। तो अब यहां पे डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो गामा हो जाएगा 1+2/5, मतलब कितना आ जाएगा 7/5, ये डायटोमिक के लिए आ गया, ठीक है, डायटोमिक गामा। चलो ये तो देख लिया हमने। अब आगे क्या पूछा, सीपी दे रखा है, सीवी दे रखा है।
अनदर डायटोमिक गैस हैज करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज 30 एंड 21, विच ऑफ द अमोंग इज करेक्ट। अच्छा, ए के लिए सीपी ऑफ ए दे रखा है 29 और सीवी ऑफ ए दे रखा है 22। उसके बाद सीपी ऑफ बी वो दे रखा है आपको, सीपी ऑफ बी दे रखा है 30 और सीवी ऑफ बी वो दे रखा है 30 और 21, यही दे रखा है शायद आपको 30 और 21। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए हैज 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड बी हैज 2। गलत है। तो डायटोमिक है तो डायटोमिक के पास कोई भी डायटोमिक हो, सुन लो ध्यान से, दुनिया की कोई भी डायटोमिक गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो कोई भी गैस हो, उसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होगी। उसमें 3 रोटेशनल होगी और 3 ट्रांसलेशन होगी और 2 वाइब्रेशनल होगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ए हैज 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड बी हैज 0 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ए जो है उसके पास आपके पास 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और बी जो है आपके पास उसके पास 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब यहां पे कैच है, समझ में आ रही बात। डायटोमिक गैस है। अब डायटोमिक गैस, अब देखते हैं इसको। ये बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन पूछ लिया एनटीए ने, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज रियली नाइस क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे आएगा ये। इधर देखो, सीपी बाई सीवी जो होता है, सीपी बाई सीवी वो लिखा जाता है गैमा। गैमा की वैल्यू यहां से क्या लिखी जाएगी, गैमा एफ प्लस 2 डिवाइड बाय एफ, ठीक है। तो गैमा हो जाएगा एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। अब सीपी बाई सीवी की वैल्यू यहां से 29 डिवाइडेड बाय 22, 29 डिवाइडेड बाय 22, 29 डिवाइडेड बाय 22 इक्वल टू एफ प्लस 2 बाय एफ, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपके पास ये 30 डिवाइड बाय, ये ए के लिए, और दूसरे केस में आ जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 21 और इधर आ जाएगा एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाय एफ, ये आ जाएगा बी के लिए। ये भाई इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 29f प्लस 22f, 29f इक्वल टू 22f प्लस 44। तो इसको इधर लेके आते हैं तो 5f, सॉरी 7f बराबर 44। तो f बराबर अप्रोक्सीमेटली 6 आता है, ये a के लिए आता है। b के लिए सॉल्व करो, 30f बराबर 21f प्लस 42, इसको इधर लेके आओ, 9f बराबर 42। तो f बराबर यहां पे 5 आता है अप्रोक्सीमेटली। तो b के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और a के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डायटोमिक है ना, डायटोमिक में ये मैंने बताया आपको 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, लेकिन कब होती है, जब 3 तो उसमें ट्रांसलेशन होती है, 2 वाइब्रेशन होती है, और यहां पे जो 6 आ रही है ये 1 आ रही, 3 ट्रांसलेशन है, 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और 1 आ रही है वाइब्रेशनल। अब सर आप तो बोला था कि 5 होती है, वाइब्रेशनल होती ही नहीं है। आपने अभी तो बोला सर यहां पे तो 3 और 2 5 होती है। तो बेटा यहां पे जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, 1 वाइब्रेशनल, ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लो टेम्परेचर पे इग्नोर्ड है। एट लो टेम्परेचर इग्नोर्ड, लो टेम्परेचर पे इग्नोर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे ये भी आ जाती है डायटोमिक में, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होते हैं एटम्स के, तो हाई टेम्परेचर पे ये भी आ जाती है। तो हमको सीपी बाई सीवी के डेटा से पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। और सच्ची बताऊं तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका है वो सीपी बाई सीवी डेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो सीपी बाई सीवी के डेटा को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके हम लोग पता करते हैं कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। तो आपका आंसर बी आ जाएगा, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक जो भी क्वेश्चन आया उसमें मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा। ये गलत करवा सकता है बच्चों का क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम बच्चे गलत करके आ सकते हैं, बहुत ही उम्दा, एनटीए को हेड्स ऑफ, थम्स अप, 3 बार थम्स अप। चलो आगे बात करते हैं। 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 19 नंबर का क्वेश्चन है, ये 18 था तो 19 नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एन आइसोबारिक प्रोसेस, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, हीट इज सप्लाइड टू मोनोटॉमिक आइडियल गैस, हीट दिया है। आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट। तो हीट दिया है, हीट गिवन है, और मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक समझते हो, मोनो एटॉमिक, ठीक है। गैमा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 मतलब 5/3 आ जाएगा गैमा, ठीक है। मोनोटॉमिक के लिए गैमा 5/3 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ हीट दैट गोज इनटू मैकेनिकल वर्क, ये तो बहुत आसान है। Q बराबर जो लिखा जाएगा वो NC और CP और डेल्टा T लिखा जाएगा। तो CV जो होता है वो होता है F/2R, मतलब
3/2R हो जाता है CV, मोलर स्पेसिफिक हीट 3/2R। तो CP जो हो जाएगा वो हो जाएगा CV प्लस R, मतलब 5/2R हो जाएगा। क्लियर है? ये वैल्यू यहां फेंक दो, ठीक है। तो N इंटू 5/2R इंटू डेल्टा T, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? Q आ गया। ये आपका क्या आ गया? Q आ गया। वर्क डन क्या लिखा जाएगा? वर्क डन आपको पता है, वर्क डन तो हमेशा ये होता है P dV। प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा डेल्टा V, ठीक है, P डेल्टा V। अभी आप लिख सकते हो V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1। अगर आप ध्यान से देखो तो PV बराबर NRT होता है, NRT। तो एक तरीके से PV2 माइनस PV1 क्या लिखा हुआ है? NRT2 माइनस NRT1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? तो ये क्या लिख सकते हैं? NR डेल्टा T। अब आपसे रेशो पूछा है हीट सप्लाइड का, Q डिवाइडेड बाय W का रेशो पूछा है। तो Q तो है आपके पास 5/2, ये रहा 5/2 NR डेल्टा T, और ये है आपके पास NR डेल्टा T। ये कट गया NR डेल्टा T, तो 5/2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। कहीं गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 5/2 नहीं आना चाहिए ना, उल्टा हो गया तो। हाँ सही है ना, Q बराबर आ गया, Q बाय W आ गया 5/2, तो W आ जाएगा 2/5 ऑफ Q। मतलब जो आपने हीट सप्लाइड की ना टोटल Q, उसका 2/5 मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और डेल्टा U जो आ जाएगा वो बाकी 3/5 ऑफ Q में गया है। क्योंकि आपको पता है ना डेल्टा Q जो होता है, या फिर इसको लिखा जाए तो DQ, या फिर अच्छे तरीके से लिखा जाए तो DQ बराबर DW प्लस DU। ये समझते हो ना इनका मतलब? ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल या फिर पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रल है, छोटे स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर, इफ द करंट I इन द लॉन्ग वायर इज इंक्रीज एट द स्टडी रेट, द इंड्यूस करंट इन लूप A एंड B विल बी। ये तो आसान सवाल है, देखना आसान सवाल है। आज ही मैंने ये आपको EMI शुरू किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के दिन ही EMI शुरू हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था EMI में। आज जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो ये वाला क्वेश्चन मैंने EMI में करवाया था, जो आज आया है। मतलब मुझे नहीं पता था ये NT के पेपर में है, लेकिन आज ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वायर है आपके पास, लॉन्ग वायर है। अच्छा ये वायर है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर तो डॉट क्रॉस में आएगा, इधर डॉट में आएगा। आपके पास इधर लूप रखा हुआ है, ये वाला लूप है, ये वाला लूप है, लूप A और लूप B। इसमें जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा होगा, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा इनवर्ड में, तो करंट ऐसी आएगी कि आउटवर्ड में दे। तो करंट कैसी आएगी? इंड्यूस करंट आउटवर्ड में आएगी, तो ब्लू वाला। तो इंड्यूस करंट आउटवर्ड में आएगी, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस आएगा वो आउटवर्ड में आएगा, क्योंकि वो अपोज करेगा। तो इस वाले लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी, और इस वाले लूप में इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर बाहर की तरफ है और इंक्रीज कर रहा है, तो करंट आएगी उल्टी, तो CW आएगी, ठीक है। ये I इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्रॉस में आएगा। B इंड्यूस जो है वो क्रॉस में आएगा, वो ओरिजिनल को कम करेगा, ठीक है, अपोज करेगा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा क्लॉकवाइज, सॉरी उल्टा कर दिया। अच्छा इसको इन्होंने A बोला है, इसको A बोला है, इसको B बोला है। तो A में आ गई क्लॉकवाइज, B में आ गई एंटी क्लॉकवाइज। तो A में आ गई क्लॉकवाइज, B में आ गई एंटी क्लॉकवाइज। अलग 21वां क्वेश्चन। A short bar magnet is placed in uniform magnetic field of 0.25 Tesla within its axis at an angle 30 degree with the field. Field है 30 डिग्री पे 0.25 Tesla. It experiences a torque of magnitude. Then its magnetic moment. बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो A आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? 21 नंबर का क्वेश्चन है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें बार मैग्नेट रख दिया आपने, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी दे रखी है कि अपन को 0.25 टेस्ला, और टॉर्क दे रखा है 4.5 इंटू 10 पावर, टॉर्क दे रखा है 4.5 इंटू 10 पावर -2, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है 0.25 टेस्ला। तो टॉर्क जो है आपको वो पता होता है कितना होता है? mb sin थीटा। आपको m निकालना है, तो टॉर्क की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 पावर -2। मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास 0.25, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, साइन 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये कितना आएगा इधर देख लो, 45 डिवाइड बाई 25 इंटू 1/2, ठीक है, 2 को ऊपर ले जाओ इंटू 2, और इधर नीचे आ जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 100, और साथ में आ जाएगा 10 -2। तो ये तो कट गया, आपके पास आ गया 90 डिवाइड बाय 250, है ना। तो ये कट गया, तो 9 डिवाइड बाय 25, तो ये आ गया 25 या 75, 3 15, 3.36 आ जाएगा। 0.36 यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी इट्स यूनिट। तो ये आंसर आ जाएगा 0.36 आंसर आ रहा है, ठीक है। अगले आगे चलते हैं हम लोग।
फाइंड द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे ये तो आपका काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, चलो देखते हैं। पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर, ये आपका 22वें नंबर का क्वेश्चन है, 22nd क्वेश्चन है आपका। पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू, पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, सॉरी, find the time after which the particle's initial velocity will be perpendicular to instantaneous velocity when it is fired with 30 मीटर पर सेकेंड। अरे बहुत आसान है, 30 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मेकिंग 60 डिग्री विद वर्टिकल, बस यही गड़बड़ है। यहां पे 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका है आपने, लेकिन एंगल इस बार 60 डिग्री वर्टिकल से बनाया है, तो ऐसा करके प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, तो u वेक्टर कितना लिख सकते हो आप, देखो ये वाला एंगल 30 रहेगा, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा u cos 30 और ऊपर कितना आएगा u sin 30, है ना। तो कितना लिख सकते हैं, u की वैल्यू है आपके पास 30 और cos 30 होता है √3/2, तो और ये होगा i कैप में प्लस 30 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया j कैप में। ये तो हो गया आपके पास क्या v u। अभी किसी भी टाइम पे ये आपका u है, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर ये ऐसा रहेगा, ये वेलोसिटी वेक्टर रहेगा, तो हो सकता है ये परपेंडिकुलर हो जाए। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, बहुत आसान है वेलोसिटी वेक्टर तो लिखना, v वेक्टर बराबर u प्लस at। समझ में आ गई बात। तो u तो अपने पास ये रहा, ये पड़ा, कितना आ जाएगा ये 15√3 i कैप प्लस 15 j कैप, ये तो आपने u वेक्टर है। एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन जो है वो 10 माइनस j कैप में है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहां पे 10 माइनस j कैप और टाइम t, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो v डॉट u बराबर 0, इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ, तो डॉट प्रोडक्ट लेने में i कैप का डॉट प्रोडक्ट i कैप के साथ आता है, j कैप का डॉट प्रोडक्ट j कैप के साथ आता है, दोनों को 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखना डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट लेके इसको 0 पर पुट करूंगा तो आंसर ऐसे खटाक से निकल के आएगा। ये रहा i कैप का i कैप के साथ, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 15√3 मल्टीप्लाई बाय 15√3, ठीक है, 15√3 मल्टीप्लाई बाय 15√3। इसको इधर देखना, ये प्लस में j कैप है और इधर ये वाला दो है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15 प्लस में 15 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 बराबर 0, और साथ में t भी तो है यहाँ पे t, 15 माइनस 10t, 15 माइनस 10t, 15 माइनस 10t, सही है, बराबर 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 225 और इंटू 3 प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया 225 और माइनस 150t बराबर 0। ये देखो इधर ये हो गया 4 इंटू 225 बराबर 150t, तो t आ गया यहां से आपके पास 900 डिवाइड बाय 150, मतलब 6 सेकंड आंसर आ गया। आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। देखो है क्या ऑप्शन में, नेवर पॉसिबल। अब देखो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में 6 सेकंड 2√3 और 3 सेकंड। अब यहां पे बहुत ही मस्त आंसर है। अब मैक्सिमम बच्चे 3 सेकंड कर देंगे, लेकिन उससे पहले चेक तो करो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, TOF, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इस क्वेश्चन में, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। वैल्यू रखो 2 इंटू 30, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, 60 मत ले लेना, 30 डिग्री मतलब 1/2, और g का वैल्यू 10 है, 2 से 2 कट गया, ये कट गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 3 सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ, गणित के अकॉर्डिंग ये आया है 6 सेकंड, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 3 सेकंड है, तो क्या कभी ऐसा हो पाएगा? अरे टाइम, ये पहले ही ग्राउंड पे आ जाएगा बच्चा, ये ऊपर जाके घूम के पहले ही ग्राउंड पे आ जाएगा। गणित तो कहती है 6 सेकंड में, लेकिन फिजिक्स कहती है कि ये ग्राउंड पे पहले ही कूद जाएगा, तो फिर किस बात का परपेंडिकुलर, नहीं हो पाएगा। इसलिए आंसर क्या आएगा आपका, नेवर पॉसिबल। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। इफ द मास ऑफ ए बराबर 10 kg, मास दे रखा है ए का 10 किलोग्राम, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 0.22। तो देखते जाओ, ए का मास दे रखा है आपको 10 किलोग्राम, एक ब्लॉक है आपके पास, उसका मास सिस्टम कुछ ऐसा दे रखा है, पुली मास सिस्टम दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 23rd, क्वेश्चन नंबर 23rd, तो ये आपका एक वेज है, यहां पे ऐसे पुली है, यहां पे एक मास है, और ऐसे करके कुछ तो सिस्टम दे रखा है हमको। ये 6A है, ये B है, इसका मास 10 kg दे रखा है, और B का मास 10 kg, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू एस 0.22 दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के भी दे रखा है आपको 0.2 दे रखा है, ठीक है। देन मिनिमम मास ऑफ बी टू स्टार्ट, बहुत आसान है ये तो, इसका मास mg मान लो, तो
जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन है तब तक तो ये मोशन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो यहाँ पे स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगेगी? 0.22 इंटू 10 इंटू 10, तो 22 न्यूटन। समझ में आ गई भाई? 22 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगेगी? 22 न्यूटन। तो ये जो टेंशन है इसको मूव कौन करवाएगा? टेंशन को स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर कर दो और वो खुद mg के बराबर है। टेंशन खुद mg के बराबर है, ठीक है। तो यहां से m आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय g, तो कितना आ जाएगा वो? 22 डिवाइड बाय 10, तो आ जाएगा 2.2 किलोग्राम। तो 2.2 किलोग्राम का मिनिमम मास होना चाहिए आगे चलने के लिए। अच्छा, जैसे ही आगे चलेगा, अच्छा चलो मान लो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आगे करता हूं मैं। लेट से m बराबर 3 kg ले लिया मैंने, तो एक्सेलरेशन पता करना आपको सिस्टम का। तो अगर मैंने m बराबर 3 kg ले लिया तो देखना बेटा यहाँ पे क्या होगा। इसी क्वेश्चन में आगे चलते, यही तो खास बात है पेपर डिस्कशन का, कि टीचर को लगता है कि हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा करवा सकते हैं तो करवा सकते हैं। तो देखना यहाँ पे मान लो 3 kg ले लिया मैंने, तो नीचे लगेगा 30 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। टेंशन ऊपर लगेगा और ये वाला जो ब्लॉक है, अब आपको ये तो पता है ना इसका मैक्सिमम वैल्यू 22 न्यूटन है। अगर इसका मास 2.2 होता तो ये चलता नहीं, खड़ा रहता, लेकिन जैसे इसका मास 2.2 से ज्यादा हुआ, चलने लगा, तो इधर टेंशन, तो इधर अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितनी आ जाएगी? 20 न्यूटन। तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? t माइनस 20 इक्वल टू, इसका मास है 10, तो 10 इंटू a, और इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी 30 माइनस टी बराबर 3a। तो दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 30 माइनस 20 बराबर 13a, तो a आ जाएगा आपके पास 10/13। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है चीज? तो ये भी ध्यान रखना इसमें। आगे एक और इसका एक स्टेप, अगला क्वेश्चन। ए मासलेस स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए क्लैम्प पुली ऑफ मास m सपोर्ट्स ए ब्लॉक पुली ऑफ मास m। पुली का मास भी दे रखा है बेटा, मासिव पुली है इस बार, मतलब रोटेशन का क्वेश्चन है। सपोर्ट्स ए ब्लॉक ऑफ मास m, द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प इज गिवन बाय, फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प इज गिवन बाय। ये तो बहुत आसान सवाल है, देखना। फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प। अब मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं इसको, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्यों गलत करते हैं? क्योंकि वो एफबीडी नहीं बनाते, फ्री बॉडी। जिसने एफबीडी बना लिया उसका गलत हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। एफबीडी बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम। तो कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? एक मिनट मेरे को देख लेने दो। 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे वॉल है और यहाँ पे क्लैम्प है, यहाँ पे पुली है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये कैपिटल एम है और ये खुद स्मॉल एम है। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, तो इधर तो फोर्स लगेगा एक कैपिटल एम जी, इधर लगेगा स्मॉल एम जी। ये दोनों जो है ये नॉर्मल बैलेंस करेगा इसको, और एक, ठीक है, नॉर्मल बैलेंस करेगा, समझो बात को, नॉर्मल बैलेंस करेगा इसको, और इधर लगेगा टेंशन, ठीक है, टेंशन। तो सबसे पहले तो टेंशन जो है वो किसके? कैपिटल एम जी के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है ये इधर भी फोर्स लगाएगी टेंशन, तो नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? देखना बेटा, 25 क्वेश्चन बोलेगा आपका, इन अ रेडियो एक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी एट द टाइम t इज r1 एंड द लेटर टाइम t इज r2, द डीके कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज लैम्बडा, देन। तो देखना ये एक्टिविटी एट t1 वो है r1 और एट t2 वो है r2, और डीके कांस्टेंट जो है डीके कांस्टेंट कितना दे रखा आपको? लैम्बडा। तो एक्टिविटी जो होता है वो होता है लैम्बडा इंटू एन, सीधी सी बात है, मतलब लैम्बडा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, ये लिखा जाता है एक्टिविटी। अब किसी टाइम पे A1 टाइम पे एक्टिविटी लैम्बडा इंटू N1 और A2 टाइम पे लैम्बडा इंटू N2। अब आपको निकालना क्या है? यहाँ पे रिलेशन निकालना है R1 और R2 और लैम्बडा के टर्म्स में, मतलब N0 को आपको हटाना है। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो? देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, A1 बराबर लैम्बडा N0 ई टू द पावर माइनस लैम्बडा T1 लिख सकते हैं, और A2 बराबर लैम्बडा N0 ई टू द पावर माइनस लैम्बडा T2 लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो A1 बाय A2 वो कितना आ जाएगा? N0 लैम्बडा कट जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्बडा 1 लैम्बडा तो सेम ही रहेगा, T1 डिवाइड बाय ई टू द पावर माइनस लैम्बडा T2। ऊपर लेके जाओगे तो A1 जो आ जाएगा वो A2 मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस लैम्बडा कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1। दिस विल बी योर आंसर। ऐसा कुछ है क्या? A1 बराबर A2 ई टू द पावर माइनस लैम्बडा T2 माइनस लैम्बडा कॉमन लिया कि प्लस लैम्बडा? अच्छा, प्लस लैम्बडा कॉमन लेंगे तो T2 माइनस T1 है, ये ऊपर जाएगा ना।
अरे इसको ये भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके e टू द पावर प्लस लैम्बडा T2, तो इससे ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो वो आंसर जो दे रखा है आपका वो आ जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बात करते हैं 26 क्वेश्चन। यूरेनियम दे रखा है, यूरेनियम 23592 अंडरगोज सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन विद द एंड प्रोडक्ट लेड, लेड बनता है। तो ये तो आपका इसका रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया, इसमें आपसे नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल एमिटेड पूछेंगे डेफिनेटली, आसान सवाल है। यूरेनियम 235 और 92, इससे क्या बनता है आपका लेड, कितना बन रहा है लेड 203 और 82, ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो Z जो है वो डिक्रीज कर जाता है, Z-2, समझ में आ रही बात। और जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है, बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है आपका, अच्छा मास जो है मास नंबर ऊपर A, वो कितना डिक्रीज करता है, A से A-4 हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब बीटा पार्टिकल डिक्रीज होता है, बीटा पार्टिकल में क्या होता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, समझ में आ रही बात। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, सॉरी आई एम सेइंग उल्टा। न्यूट्रॉन है आपका वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एक न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जेड जो है आपका, जेड वो Z+1 हो जाता है, समझ में आ रही बात। जेड जो है आपका वो Z+1 हो जाता है। तो अब देख लो यहाँ पे, यहां से यहाँ पे और मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास नंबर ए ही रहता है, ठीक है। तो अब यहां देखो मास नंबर चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, 235 माइनस 203, तो कितना मास नंबर चेंज हुआ है, ये घटा दो 32 मतलब A-4 मतलब 8 अल्फा पार्टिकल निकले, 8 अल्फा पार्टिकल निकले। तो 8 अल्फा पार्टिकल निकलने पे जेड में कितना कमी होना चाहिए था, Z माइनस एक अल्फा पार्टिकल से 2 की कमी होती है तो Z-16 होना चाहिए था। तो यूरेनियम 92 और 235, तो इसमें से तो कम हो गए 32 कम होके 203 बना। लेकिन 92 में से 92 में से कितने कम होने चाहिए थे, 16 कम हुए, लेकिन 82 तो 10 ही कम हुए ना ओवरऑल, तो 16 कम होने चाहिए थे, लेकिन हुए कितने 10, तो मतलब +6 बीटा पार्टिकल निकले। क्यों? क्योंकि बीटा पार्टिकल निकलने से Z जो है Z+1 हो जाता है, तो 6 बीटा पार्टिकल निकले। तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल, तो ये आंसर आ जाएगा, देख लो 8 अल्फा और 6 बीटा, सही है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, दिस वाज 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, ये 26 था राइट, हाँ ये 26 था, आप 27 करते हैं। 27 क्वेश्चन है, देयर इज अ पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पेंडुलम है जो सिंपल हार्मोनिक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम, एंड इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज K1 इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल, आपने लंबा कर दिया लेंथ को, एंड इट्स परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम एंगुलर एम्पलीट्यूड एज इन द फर्स्ट केस, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन K2, द रिलेशन बिटवीन देम इज। तो लेंथ डबल की है, तो आसान सवाल है यार, ये मत पूछा करो ऐसे सवाल। एम्पलीट्यूड सेम रखा है आपने, है ना, पहले काइनेटिक एनर्जी, ये सिंपल पेंडुलम है आपके पास, कौन सा सवाल है ये 27, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ है, ठीक है, ऐसे एम्पलीट्यूड कुछ है, ये एम्पलीट्यूड है, आपने ये L लेंथ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अच्छा काइनेटिक एनर्जी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो अभी K1 है, ठीक है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो K1 है। अभी आपने क्या किया, इस पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है, लेंथ जो है इसकी 2L हो गई। अच्छा ओमेगा जो होता है इसका, ओमेगा अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना लिखा जाता है, √G/L, ठीक है। यहां पे अगर मैं लिखूंगा, ये ओमेगा नोट बोल दो, अगर मैं यहां पे ओमेगा डैश लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, लेंथ इसकी डबल होगी ना 2L, तो ये हो गया ओमेगा डैश जो हो गया आपका, वो हो गया ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है? ये ओमेगा जो है इसका √2 टाइम्स हो गया, ओमेगा जो है इसका वो कितना हो गया, √2 टाइम्स हो गया। आपसे किसके बीच में रिलेशन पूछा है, काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी जाएगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी, तो देख लो काइनेटिक एनर्जी वो लिखी जाएगी ½mv², ठीक है। तो ये आ जाएगी ½ v को क्या लिख सकता हूं, GL थीटा का स्क्वायर, ठीक है, m मतलब √GL थीटा, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ओमेगा इंटू थीटा। अरे वेलोसिटी जो लिखी जाएगी वो ओमेगा इंटू थीटा लिखी जाएगी, तो यहां से आपके पास आ जाएगा mgl थीटा नॉट, तो थीटा जो है वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। अब यहां देख लो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ गई, L के, तो K1 बराबर कुछ समथिंग कांस्टेंट टाइम्स L,
और K2 बराबर सेम कांस्टेंट टाइम्स 2L, तो K2 बराबर कितना आ गया 2 टाइम्स K1 आ गया, तो डबल हो गई काइनेटिक एनर्जी। यहां से देख सकते हो आप L के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, L के प्रोपोर्शनल है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ गई, वो L के प्रोपोर्शनल आ गई है, आप आंसर निकाल सकते हो यहां से। क्लियर है ये चीज? चलो आगे बात करते हैं। चाहो तो आप सिंपल सा निकाल सकते हो कि यहां पे वेलोसिटी जो है वो ओमेगा इंटू एल। अगर आपको इससे नहीं निकालना है, जो मैंने नीचे बताया इससे निकालना हो, तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और v जो लिख सकते हो वो ओमेगा इंटू एल लिख सकते हो, तो वैल्यू डाल दो वहां पे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देखो L जो है वो ये K1 जो है वो आपका लिखा जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर। K2 जो लिखा जाएगा वो हाफ, मास सेम है, ओमेगा आपका ओमेगा बाई √2 हो गया, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और L जो है वो आपका 2L हो गया, तो 4L स्क्वायर। तो देख लो यहां से कट कटा के 2 टाइम्स आ गई आपकी एनर्जी, ठीक है, कितनी आ गई 2 टाइम्स। तो यहां से देख लो वहां से देख लो, बात बराबर, ये दोनों सेम ही चीज है, कोई खास बात नहीं है आपके सामने, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा है ये? इट वॉज 28 पे चलते हैं, है ना। 28 क्वेश्चन क्या बोलता है अपना? नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय रेडियो ट्रांसमीटर दैट ऑपरेट्स फ्रीक्वेंसी 8। अब ये रेडियो ट्रांसमीटर बोल के डरा रहा है, लेकिन है नहीं ये क्वेश्चन। 880 किलोहर्ट्ज, 880 किलोहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, और पावर कितनी दे रहा है वो? पावर है 100 किलोवोल्ट, 100 किलोवाट। तो पावर जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। टाइम यहां पे 1 सेकेंड है, तो इसका मतलब पावर जो आ गई वो न्यूमेरिकली एनर्जी के बराबर आ गई, तो 10,000, 10 किलोवाट मतलब 10,000, और एनर्जी लिखी जाएगी SC बाय लैम्बडा, ये तो एक फोटोन के कारण है, और इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर h न्यू और इंटू n, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाय h न्यू। h होता है 6.6 इंटू 10⁻34, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको 880, तो 880 किलो हर्ट्ज, तो किलो मतलब 10⁻3। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो बहुत ही गंदा सा आंसर आ जाएगा, 10⁻4 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻34 -34 इंटू ये कितना हो गया 8.8, 8.8 इंटू 10⁻5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻29, तो ऊपर जाके -29 तो 33, 10⁻33 डिवाइड बाय 6.6 इंटू 8.8। ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 10⁻30 के करीब आंसर आ रहा है? हाँ, तो आ रहा है ना, ये ए ऑप्शन आ रहा है ना। देखो 33, नीचे को डिवीजन में तो पावर कम ही होगी, तो 30 के नजदीक 31 आंसर आ रहा है, तो ए आंसर आ जाएगा इसका। आगे चलते हैं। K1 be the maximum kinetic energy of photoelectron emitted when metal surface is illuminated by light of wavelength lambda 1। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो अभी आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1 है जब लैम्बडा 1 की लाइट डाल रहे हो। सिमिलरली K2 इज करेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ लैम्बडा 2 फॉर द सेम मेटल इफ लैम्बडा 1 बराबर 2 टाइम्स लैम्बडा 2। ये ऐसा दे रखा है आपको, तो देखो ये तो आसान सवाल है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 29 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 29 क्वेश्चन है, आपके पास एक मेटल सरफेस है, जब आपने यहाँ पे लैम्बडा 1 डाली तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो K1 दे रखी है। वहीं पे इसी मेटल सरफेस पे जब आपने लैम्बडा 2 डाला तो इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, वो दे रखी है K1 और K2। और आपको ये भी दे रखा है कि लैम्बडा 1 बराबर 2 लैम्बडा 2, राइट, लैम्बडा 1 बराबर 2 लैम्बडा 2। तो देखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? H न्यू बराबर 5 प्लस KE मैक्स लिखते हैं, नहीं लिखते? तो यहां से 5 तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा HC डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 बराबर 5 सेम रहेगा प्लस K1। उसी तरीके से HC लैम्बडा 2 बराबर 5 प्लस K2, ठीक है। ये दो आंसर आ गया हमारे पास, मतलब दो इक्वेशन आ गई, HC लैम्बडा 1 डिवाइड बाय K1 और HC लैम्बडा 2 डिवाइड बाय K2, और 5 सेम आ गया। अब देखना हमको क्या करना है, सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो K1 माइनस K2, HC लैम्बडा 1 माइनस HC लैम्बडा 2। अब ये वैल्यू डाल देते हैं यहां से, लैम्बडा 1 बराबर 2 लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 2 जो हो जाएगा लैम्बडा 2 वो कितना आ जाएगा? लैम्बडा 1 डिवाइड बाय 2, तो डाल दो यहाँ पे K1 माइनस K2 डिवाइड बाय HC अपॉन लैम्बडा 1 और माइनस और HC अपॉन लैम्बडा 1 बाई 2। 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा HC डिवाइड बाय लैम्बडा 1 माइनस 2 टाइम्स HC
डिवाइडेड बाय एच सी डिवाइड बाय लैम्डा 1। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे ना इसको तो माइनस एच सी डिवाइड बाय, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं K2 माइनस K1 बराबर एच सी डिवाइड बाय लैम्डा 1। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब मेरे को चाहिए क्या, K1 और K2 में रिलेशन चाहिए, K1 और K2 में रिलेशन चाहिए। ठीक है, ये मेरे को एग्जैक्टली मिल गया K2 माइनस K1 एच सी बाय लैम्डा 1 एच सी बाय लैम्डा 2। लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं दिख रहे हैं, ऑप्शन कुछ कुछ और ही दिख रहे हैं, तो हमको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा K2 माइनस K1। चलो देखते हैं क्या करना है, इसको देखते हैं आगे पूरा निकाल के देखते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। रिलेशन निकालना है ना हमको तो K1 K2 में। तो एक बार फिर से एक इक्वेशन तो ये आ गई, ये काम आएगी डेफिनेटली। अब दोबारा लिखते हैं, ये लैम्डा 1 है ना, तो एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इक्वल टू 5 प्लस K1 और एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 की जगह पे हम लोग सीधा सीधा ये लिख रहे हैं लैम्डा 1 बाई 2, तो 2 लैम्डा 1 बराबर 5 प्लस K2 है ना। अब हम लोगों ने इनको ऐड कर दिया था, है ना, ऐड कर दिया था और एच सी बाय लैम्डा 1 की वैल्यू भी हमारे पास आई है, एच सी बाय लैम्डा 1 की वैल्यू भी हमारे पास आई है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों इसको हम लोग क्या करें, एच सी बाय लैम्डा 1 की जगह पे रखते हैं यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा 1। एच सी बाय लैम्डा 1 है K2 माइनस K1 बराबर 5 प्लस K1, तो इसको इधर लेके जा, आ गया 2K1 प्लस 5 बराबर K2। खत्म हो गया क्वेश्चन। K1 प्लस 5 बाई 2 बराबर K2 बाई 2। ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं, तो K1 बराबर K2 बाई 2 माइनस 5 बाई 2। अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो K1 जो होगा वो लेस देन K2 बाई 2 होगा, ये तो तय बात है, क्योंकि 5 बाई 2 हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये वाला जो क्वांटिटी है 5 बाई 2 ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो किसी चीज में से आप पॉजिटिव में से पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप कम ही होगी वो क्वांटिटी, तो K1 लेस देन K बाई 2 आंसर आ जाएगा, ए सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, P इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, P इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक ऑफ वाटर इज 3P। एटमोस्फेरिक प्रेशर P है और वाटर के जो टैंक है उसके बॉटम पे प्रेशर 3P है। इफ द वाटर इज ड्रॉन आउट टू लोअर द लेवल ऑफ वाटर बाय 1/5 देन द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक विल बी। ये तो बहुत आसान सवाल है यार, बहुत आसान सवाल है, देख लो देखो कितना आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना इसमें। आपने क्या किया, लेट से आपके पास एक पानी का टैंक है, पानी का टैंक, यहां पे पानी भरा हुआ है, लेट से कुछ h हाइट तक पानी भरा हुआ है, यहां पे प्रेशर P0 है या फिर P है और बॉटम पे 3P है। तो आपको पता है जब आप नीचे आते हो h हाइट पे तो प्रेशर जो है, प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एट बॉटम जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा P0 प्लस रो जी एच। तो कितना आ जाएगा ये, P प्लस रो जी एच और यहां पे 3P, तो 2P बराबर रो जी एच। ये पहली इक्वेशन। अब जब आपने इसमें से पानी बाहर निकाल लिया और ये जो है कितना हो गया पानी, कितना बाहर निकाल लिया पानी, देखते हैं, लोअर बाय 1/5, तो 1/5 ऑफ हाइट आपका कम हो गया, तो मतलब पहले यहां तक h था तो ये हो गया 1/5 h, तो ये हो गया 4/5 h यहां तक। तो अब यहां पे जो प्रेशर है वो P0 रहेगा यहां पे, क्योंकि पानी आपने निकाल दिया, पहले यहां तक पानी था, अब निकाल दिया, तो यहां P0 रहेगा। तो अब आपको लिखोगे प्रेशर P डैश बराबर P0 प्लस, और इस बार हाइट रह जाएगा 4/5 रो जी एच। ठीक है, P0 की वैल्यू P है और ये हो जाएगा 4/5 और रो जी एच की वैल्यू ये रही 2P। ठीक है, 2P, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 8 5P प्लस 8P डिवाइड बाय 5, तो मतलब 13P/5। आई थिंक ये आंसर आएगा। आपसे प्रेशर पूछा था ना बॉटम पे, 13P/5, यही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 31, when the arrangement consisting of a horizontal thick copper wire of length 2L and radius 2R, one end of which is welded to an end of another horizontal thin copper wire of length L, एक की लेंथ 2L और क्रॉस सेक्शन 2R और एक की लेंथ L और एक क्रॉस सेक्शन R है, is stretched by applying the forces at two ends, the ratio of elongation in the thick wire to that the thin wire। ये तो बहुत आसान सवाल है यार, बहुत ही आसान सवाल है ये। कोई सवाल है ये कोई सवाल है? ऐसा सवाल पूछा डायरेक्ट, देखो नीट के सवाल कितने आसान, लेकिन अभी टफ लग रहा होगा आपको कि क्या बोल रहा है वेल्डेड। ये देखो एक कॉपर वायर है आपके पास जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है और लेंथ 2L है, ऐसा ही पूछा है,
और एक छोटा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है। आपने यहां फोर्स लगाया है एफ और यहां फोर्स लगाया है एफ, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो आपको पता है गैमा जो होगा वो लिखा जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये तो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो गामा 1 बराबर गामा 2 हो जाएगा। तो स्ट्रेस लिखा जाएगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया और स्ट्रेन लिखा जाएगा डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। तो यहां से आ जाता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम रहेगा। तो एफ सेम है, एल जो है वो अलग अलग है, एफ एल ए वन और डेल्टा एल वन बराबर एफ सेम है एल टू और ए टू और डेल्टा एल टू। तो आपसे पूछा है डेल्टा एल टू बाय डेल्टा एल वन, वो आ जाएगा डेल्टा एल टू बाय डेल्टा ए वन बाय ए टू और एल टू बाय एल वन। तो ए वन इसको 1 बोल दो, ठीक है। थिक वाला कौन सा है, थिक वाला कौन सा है, यहां पे आपसे रेशियो क्या पूछा है, थिक टू द थिन। तो थिक वाला जो है ये थिक वाला ये ऊपर इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए वन मतलब इसका एरिया, तो ए और ए टू इसका एरिया 2a और एल टू इसकी लेंथ 2l और डिवाइड बाय l। तो ये तो 1:1 आ गया, ठीक है। 1:1 आ रहा है क्या आंसर, 1:1 तो नहीं आना चाहिए, गलत आ रहा है। देखो कहां गलती हो गई, अरे अच्छा एरिया नहीं, सॉरी इसका एरिया रेडियस, इसकी रेडियस जो है वो 2r है और इसकी रेडियस जो है वो r है। तो एरिया जो है इसका वो 4a, इसका एरिया अगर a है तो इसका एरिया 4a हो जाएगा। तो सही है ना। तो a1 बाई a2 का जो रेशियो आएगा वो a:4/a आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2। तो आंसर आ जाएगा 0. अरे एरिया का रेशियो नहीं दिया हुआ था, रेडियस का रेशियो दिया हुआ था। अरे बेटा एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, हमको जो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था वो रेडियस का दिया हुआ था। तो a1 बाई a2 जो था वो r1 का स्क्वायर डिवाइड बाय r2 का स्क्वायर था। तो r1 जो था वो r था और r2 जो था वो 2r था। तो ये आ जाएगा 1:4, इसलिए अपना आंसर गलत आ रहा था। मैंने एरिया का रेशियो ले लिया था, हो जाती है कभी कभार गलती, देख लेना। आंसर ही मैच नहीं किया ना अपना, ठीक है, एक भी ऑप्शन में नहीं था। अगला सवाल है 32। AB and CD are two slabs. The medium between them slabs has refractive index 2. The minimum angle of incidence at Q such that the ray is totally reflected by both the slab. अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। है यहां पे एक स्लैब है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। यहां पे एक स्लैब है, इसका जो म्यू है मीडियम का वो 2 दे रखा है। ये जो स्लैब है इसका म्यू जो है वो शायद √2 दे रखा है और इसका जो म्यू है वो आई थिंक √3 दे रखा है, ठीक है, √3 दे रखा है, √2 √3 सही है। यहां से आपके पास एक लाइट रे आई है, सबसे पहले यहां पे TIR होने का और यहां TIR होने का, तो फिर यहां से TIR होने का। तो आपसे क्या पूछा है, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है मिनिमम। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। देखो अगर ये मिनिमम है तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, साइन आई जो है वो 1/μ हो सकता है मिनिमम। तो आई जो है वो 1/μ जो है वो √2, लेकिन √2 करने पे यहां पे TIR हो जाता, तो यहां पे इसका मतलब जो साइन आई है वो 1/√2 हो जाता, तो आई कितना हो जाता, 45 डिग्री हो जाता। लेकिन रुक जाओ अभी चेक कर लो, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। तो यहां पे, लेकिन यहां पे खास बात है, ओहो वेट ए मिनट, यहां पे मीडियम भी है ना, ये 2 भी है, गलती कर रहा हूं मैं, ठीक है। अरे तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ये जो आएगा अपने पास साइन आई, ये आएगा अपने पास 1/μ रिलेटिव, ठीक है। म्यू रिलेटिव आएगा अपने पास, क्या आएगा म्यू रिलेटिव, देखना 1/ किस मीडियम में जा रहे हैं, किस मीडियम से जा रहे हैं अपन 2 से, ठीक है, और किस मीडियम में जा रहे हैं √2 में, तो ये आन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/√2। पर ये सही है कि गलत है वो हमको आइडिया नहीं है कि ये वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। देखते हैं, ये अगर ये आया तो आई जो आ गया अपने पास 45 डिग्री आ गया, लेकिन क्या ये सही है, सोच समझ के। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है तो ये भी 45 होगा। यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं, यहां पे कंडीशन फॉर थीटा क्रिटिकल एंगल लिखना चाहूं तो वो लिखूंगा साइन इनवर्स 1/μ रिलेटिव। तो म्यू रिलेटिव कितना होगा अपने पास, यहां पे जिस मीडियम में से आ रही है लाइट और जिस मीडियम में जाएगी, जिस मीडियम से आ रही है, तो किस मीडियम से आ रही है, 2 से आ रही है, और जाएगी किस मीडियम में, √3 में जाएगी, ठीक है, जाएगी किस मीडियम में, √3 में जाएगी। क्लियर है ये चीज।
तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे √3/2 है ना, साइन इनवर्स थीटा सी आएगा साइन इनवर्स √3/2। तो ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री होना चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पे 60 डिग्री पे आनी चाहिए, तो यहां पे भी 60 डिग्री पे आनी चाहिए। ये 60 डिग्री या 60 डिग्री, 60 डिग्री से ज्यादा होगा, अगर ये 60 डिग्री से ज्यादा होगा तो चलेगा क्रिटिकल एंगल, लेकिन 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर 60 डिग्री से कम हुआ ये वाला एंगल तो बाहर निकल जाएगी। तो आंसर मेरे ख्याल से 60 डिग्री आना चाहिए। 60 डिग्री आ रहा है, इसमें 45 डिग्री भी दे रखा होगा, पक्का दे रखा है, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। 45 डिग्री यहां TIR करा देगा, लेकिन यहां TIR नहीं करवाएगा। यहां TIR करवाने के लिए 60 सेकंड सरफेस पे TIR जरूरी है। अगर यहां TIR हुआ तो आगे भी हो ही जाएगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल तो कितना है 45 ही है, लेकिन इसका 60 है, तो ये यहां पे कंट्रोल करेगा कि यहां कितने एंगल पे डालना है, तो 60 डिग्री पे डालना पड़ेगा आपको। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बात करते हैं। द गिवन लेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, 4 भागों में बांट दिया है लेंस को, और अरेंज क्लोजली एज शोन इन फिगर। इनिशियल फोकल लेंथ इज f, देन आफ्टर द रीअरेंजमेंट द फोकल लेंथ इज क्या, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी। तो ये तो आसान है, ये तो आसान है, देखना कितना आसान सवाल है। ये आपके पास एक है और 4 पार्ट में काट के आपने एक के पास एक लगा दिया है। देख लो, ये एक ऐसे लेंस है आपके पास, ठीक है, इसका फोकल लेंथ f है। चलो मान लिया आपने इसको ऐसे काटा 1 2 3 4 और आई थिंक ऐसे चिपका दिया, ऐसे चिपकाया है ना सॉरी ऐसे चिपकाया, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले अगर मैं इसको यहां से कट करता, सपोज करो ये आपके पास है, अगर मैं यहां से कट करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी f होता, ये भी f होता, ठीक है। चलो, लेकिन अगर आपने यहां से कट करके और इसको ऐसे कट कर दिया तो आपके पास 2 ऐसे बन गए, 1 और 2। तो आपको पता है 1/f जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है μ -1 1/r1 -1/r2। अब देखना यहां तो जो है वो तो r हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है वो r बराबर इंफिनिटी हो जाएगा, ये r रहेगा, ठीक है। तो 1/f कट पार्ट इसका लिख रहा हूं मैं, इसका वो हो जाएगा μ -1 और 1/r। और जो ओरिजिनल है ना लेंस, ओरिजिनल इसके लिए 1/f लिखा जाएगा μ -1 और 2/r, ठीक है। तो यहां से देखो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 1/f कट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू है 1/f/2, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू है 1/2f, ठीक है। तो यहां से आपके पास f कट आ जाएगा, f कट कितना आ जाएगा 2f, ये f कट आ गया आपके पास। अब आपने 4 पार्ट ऐसे जमा रखे हैं, ठीक है, 4 पार्ट ऐसे जमा रखे हैं, तो आपको पावर ऐड करना है बेसिकली, समझ में आ रही बात, पावर P टोटल। तो पावर जो होती है P टोटल वो लिखी जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वलेंट, जो फाइनल आएगा वो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो कट पार्ट, जो एक सिंगल पार्ट आया है उसका जो फोकल लेंथ है वो 2f है, तो ये आ जाएगा 1/2f प्लस 1/2f प्लस 1/2f प्लस 1/2f। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स f/2, ठीक है, ये f इक्वलेंट। तो यहां से f इक्वलेंट जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा f/2। तो दिस विल बी योर आंसर, f/2। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व किए, काफी लंबा वीडियो हो गया है, 1.5 घंटे का वीडियो हो गया है, लेकिन हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन देखेंगे, आप खुद सॉल्व करना, डाउट हो तो बताना, आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा आगे डाउट हो तो बताना। कल से मैं क्या करूंगा, सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो मुझे लगता है ना कि सॉल्व करने लायक है वो सॉल्व करूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बेटा बहुत टाइम लग जाता है। मैं आपको एक एक को डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो इट टेक्स टाइम। अगर आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करो, हम पूरा वीडियो देखेंगे, तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप वीडियो देख ही नहीं रहे हो तो फिर मेरा डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं है, मैं एक तरीके से अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं। और अगर आपने देखा हो ये वीडियो, तो मैंने कॉन्टिन्यूअसली बोला है, कहीं पे एक ब्रीथ भी ब्रेक नहीं किया है अपना, तो एफर्ट लगता है, अगर उस एफर्ट का फायदा आपको मिलता है तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो आप भी अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाओ और मुझे बताओ कि हाँ करना है नहीं करना पूरा पेपर डिस्कशन। अगर मैं करने के लिए रेडी हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप कहो कि सर हमको बेनिफिट हो रहा है
तो मैं इससे क्या, इसका जेई का पेपर भी डिस्कस करने के लिए रेडी हूं, नीट के साथ साथ जेई का पेपर भी डिस्कस करने के लिए रेडी हूं, जेई के क्वेश्चंस भी करवाने के लिए रेडी हूं, लेकिन पहले आप मुझे अपना ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।